गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने अपने हिस्ट्री के चैप्टर द सल्तनत पीरियड के अंतर्गत रजिया सुल्तान तक का डिस्कशन किया था। आज हम लोग गयासुद्दीन बलबन और खिलजी डायनेस्टी के ऊपर में डिस्कस करेंगे। गयासुद्दीन बलबन एक कैपेबल रूलर था, सक्षम शासक था। वो अपने स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ के लिए भी जाना जाता है। एक राजा के तौर पे उसने जो नीतियाँ बनाई वो काफ़ी कठोर नीतियाँ थी, जिसके कारण से वो काफ़ी फेमस था। उसने अपने साम्राज्य को मंगोल के आक्रमण से बचाया, साम्राज्य के अंदर हो रहे विद्रोह को दबाया। उसने राजा के पोजीशन को काफ़ी पावरफुल बनाया। वो थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप के ऊपर बिलीव करता था, देवीय अधिकार। इसका अर्थ होता है कि राजा जो होता है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, यानी ईश्वर की तरफ से उसको नियुक्त किया जाता है। इसकी मृत्यु 1287 में हुई, 1287 में हुई। और क्योंकि इसके जो सक्सेसर थे, इसके बाद आने वाले जो शासक थे इसके वंश के, वो काफ़ी कमज़ोर थे, अंततः 1290 में दिल्ली सल्तनत जो है एक नए राजवंश के हाथ में जाती है, जिसका नाम था खिलजी डायनेस्टी या खिलजी राजवंश। इसकी नींव जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा रखी गई। वो काफ़ी बूढ़ा राजा था, इसलिए वो काफ़ी लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया। उसके बाद उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, जिसने उसकी हत्या की, और 1296 में वो दिल्ली की तख्त पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी एक ब्रिलियंट जनरल और एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर था, और उसका सपना था पूरे विश्व पर अपना अधिकार करना। वो खुद को सेकंड अलेक्जेंडर या दूसरा सिकंदर कहा करता, यानी सिकंदर सानी की उपाधि उसने अपने आप को दी। अलाउद्दीन ने गुजरात और मालवा पर अधिकार स्थापित किया, जिससे वेस्टर्न जो पश्चिमी तटीय जो क्षेत्र थे उन पर इसका अधिकार हो गया। 1301 से लेकर 1303 के बीच में इसने राजस्थान के ऊपर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार किया। रणथंभौर और चित्तौड़ के किले राजपूत से इसने छीन लिए। उसके बाद इसने अपना एक फौज की टुकड़ी अपने काबिल जनरल मलिक काफूर के नेतृत्व में साउथ में भेजा। मलिक काफूर ने वहाँ यादव, काकतीय, होयसल्स और पांडेस इनको हरा करके वहाँ अधिकार किया, और युद्ध में काफ़ी बड़ी मात्रा में, इस युद्ध के बाद में काफ़ी बड़ी मात्रा में खजाना जो है वो लेकर के आया, जिसमें कीमती मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, हाथी, घोड़े, गुलाम शामिल थे। The king so enclosed his overlordship toward the end of Alauddin reign. His empire was as large as that of King Ashok. और अपने अंतिम दौर, अपने शासन के अंतिम दौर में जो है मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने एक इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया, जो सम्राट अशोक के बराबर का साम्राज्य था। इसके बाद में जो अगला डायनेस्टी है, अलाउद्दीन के डेथ के बाद में खिलजी डायनेस्टी जो थी, वो खिलजी राजवंश जो था वो ज़्यादा चल नहीं पाया, और गयासुद्दीन तुगलक ने लास्ट रूलर जो थे खिलजी डायनेस्टी की, उसकी हत्या करके तख्त पर अपना अधिकार कर लिया। तुगलक डायनेस्टी। Tughlaq dynasty 1320 to 1414 AD. Muhammad bin Tughlaq 1324 to 51 CE. Muhammad bin Tughlaq was a ruler as well as a scholar. He was interested in logic, grammar, science and literature. He had a deep sense of justice and an open mind. मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है, गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की। द तुगलक डायनेस्टी रूल्ड टू क्लोज 100 ईयर्स, ने 100 साल के लगभग शासन किया, और इस दौरान दो महत्वपूर्ण शक्तिशाली सुल्तान दिल्ली के तख्त पर बैठे, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक
इस राजवंश की स्थापना करने वाला पहला शासक था। वो काफ़ी काबिल सेनापति था। उसने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो भी जनता के ऊपर जो अत्याचार किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, उनको दूर करने की कोशिश की और पूरे के पूरे साम्राज्य में उसने शांति स्थापित की। उसने तुगलकाबाद, दिल्ली के नज़दीक तुगलकाबाद जो शहर है, उसकी किलेबंदी करवाई। 1325 ईस्वी में 1325 में एक दुर्घटना में इसकी मौत हो गई। इसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे बैठे। Tughlaq dynasty 1320 to 14 AD. Muhammad bin Tughlaq 1324 to 51 CE. Muhammad bin Tughlaq was a ruler as well as a scholar. He was interested in logic, grammar, science, and literature. He had a deep sense of justice and an open mind. मोहम्मद बिन तुगलक जो था एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। साइंस, लिटरेचर, इसके ऊपर उसकी खास पकड़ थी। इसके अलावा वो बहुत ही ओपन माइंडेड, खुले विचारों वाला व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्कन और साउदर्न स्टेट, जिसमें उड़ीसा और बंगाल है, ये सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया। वह दक्कन और साउथ में डायरेक्टली शासन करता था। इसके मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी हमको इब्न बतूता के लिखे गए यात्रा वृत्तांतों में मिलता है। इसके 3 जो पॉलिसीज़ हैं तो काफ़ी फेमस हैं। पहला है शिफ्ट ऑफ कैपिटल। उसने अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट की और उसका रीनेम किया दौलताबाद। उसने पूरे के पूरे पॉपुलेशन को शिफ्ट करने की कोशिश की, क्योंकि एक लंबी जर्नी थी, एक लंबा यात्रा था जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए। और 2 साल के बाद में वापस से देवगिरी से दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया राजधानी। तो ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य माना जाता है इतिहास में, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए और वापस से राजधानी को दोबारा देवगिरी से दिल्ली शिफ्ट किया गया। दूसरा इसका एक और पॉलिसी थी टोकन करेंसी इसके द्वारा जारी करना। इसने तांबे के सिक्के चलाए जिनका वैल्यू गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स के बराबर था। अब लोग काफ़ी चालाक हो गए। लोगों ने क्या किया, सोने और चांदी के सिक्कों को छुपा दिया और अपने ही टकसाल खोल करके खुद तांबे के सिक्के ढालने लगे। बहुत जल्द उसको ये अपना जो टोकन करेंसी था वो बंद करना पड़ा। अगला जो मूर्खतापूर्ण कार्य था वो था दोआब के क्षेत्र में कर को बढ़ाना, टैक्स को बढ़ाना। हालांकि एक अच्छा निर्णय था, लेकिन गलत समय पे लिया गया एक अच्छा निर्णय, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने उस समय टैक्स बढ़ाया जब दोआब के क्षेत्र में सूखा पड़ा था, जिससे बहुत सारे किसानों ने खेती करना ही छोड़ दिया, अपनी ज़मीनों को छोड़ दिया और कईयों ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बाद में सुल्तान को अपना ये टैक्सेशन का जो बढ़ा हुआ टैक्स जो था ये वापस लेना पड़ा। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हुई 1351 में, तो लगभग उसका साम्राज्य ढहने वाला था। कई जगह रिवोल्ट्स हो रहे थे, विद्रोह हो रहे थे, और क्योंकि उसका साम्राज्य इतना बड़ा था उसको कंट्रोल करना मुश्किल था। आज की तरह कम्युनिकेशन स्किल्स भी, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी भी उस समय तक इतनी डेवलप नहीं थी। दो सुल्तान हैड अ विजनरी आउटलुक, ही फेल्ड टू इंश्योर प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ हिज आइडिया। हालांकि कहा जा सकता है उसकी सोच समय से आगे की थी, लेकिन उसकी सोच उस समय सफल ना हो सकी। इसके बाद में उसका कज़न फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठा। तो कल हम लोग फिरोज शाह तुगलक से आगे क्या टॉपिक पढ़ेंगे।